अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले चैप्टर के बाद आज अब फ़िलिप के हिट्टी का ये दूसरा चैप्टर है, द अरेबियन पेनिनसुला। इंशाल्लाह चैप्टर वाइज मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी थोड़ी वीडियो आने में देर हो गई है, लेकिन इसके बाद टाइमली वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। तो अब हमने पहले में जो है वो उनको अरब को नस्ली एतबार से पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जोग्राफिकली एतबार से पढ़ेंगे इसको। यानी कि अरेबियन पेनिनसुला यानी जज़ीरा नुमा अरब। अरब इज़ द साउथ वेस्टर्न पेनिनसुला ऑफ एशिया। एशिया का जुनूबी मगरबी पेनिनसुला है, यानी कि जज़ीरा नुमा है, और लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑन द मैप। और अगर हम मैप पर देखें तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है। विद द एक्सेप्शन ऑफ माउंटेन एंड हाईलैंड्स डिस्कस द लैंड कंसिस्ट मेनली ऑफ डिज़र्ट एंड, ये एडी नहीं है, एंड है, एंड स्टेप। यानी कि एक्सेप्शन ऑफ द माउंटेन हाईलैंड्स, यानी कि कुछ पहाड़ों के अलावा, और हाईलैंड्स यानी कि कुछ बालाई सतहों के अलावा, या जस्ट डिस्कस द लैंड्स जिनके बारे में जिक्र किया है। यानी इससे पहले उनका जिक्र है, मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। उसके अलावा क्या है, पूरा अरब जो है, यानी कि चंद चीज़ें हैं जो हाईलैंड्स और माउंटेन्स हैं। उसके अलावा पूरा की पूरा अरब का जो मेनली पार्ट है ना, वो किस पे मुनहसर है, डिज़र्ट एंड स्टेप। डिज़र्ट पर और स्टेप यानी कि चट्टील मैदान पर, यानी कि एक ऐसी मैदान जो थोड़ी सूखी सूखी सी रहती है और उस पर हल्की फुल्की घास उगी होती है, इस तरह के मैदान पर। अगर कोई अरब के किसी मालिक गया हो तो उसने देखा होगा कि इस तरह की ज़मीनें वहाँ बहुत ज़्यादा है। द सो कॉल्ड सीरियन डिज़र्ट, और जो सीरियन डिज़र्ट यानी कि शाम के जो रेगिस्तान है उन्हें बात शाम कहा जाता है। एज वेल एज द मेसोपोटामियन डिज़र्ट, इस तरीके से मेसोपोटामियन डिज़र्ट और मोस्टली स्टेपलैंड, यानी कि जो वादी तो शाम है, और मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया का जो डिज़र्ट है वो क्या है, ज़्यादातर स्टेपलैंड है, यानी कि चट्टियल मैदान है। द साउदर्न पार्ट ऑफ द सीरियन डिज़र्ट इज़ कॉलिकली नोन एज अलहमद, यानी कि जो सीरिया का जनूबी एरिया है वो, और जो सीरियन डिज़र्ट का जनूबी एरिया है, यानी कि सीरिया का नहीं बल्कि सीरियन डिज़र्ट का जो जनूबी एरिया है वो अलहमद के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऑफ द डिज़र्ट लैंड 3 वैरायटीज़ में बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर हम अरेबिया के डिज़र्ट के बारे में, डिज़र्ट और लैंड के बारे में बात करें तो उसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा द ग्रेट नुफूद, यानी नुफूद है अ ट्रेस ऑफ वाइट एंड रेडिश सैंड ब्लोन इनटू हाई बैंक्स और ड्यून्स एंड कवरिंग अ वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अरेबिया। तो ये नुफूद क्या है, ट्रेस ऑफ वाइट और रेडिश सैंड, यानी कि टाइप ऑफ मतलब सफ़ेद और कुछ सुर्खी माइल रेत का कुछ वो है निशान, जैसे है हाई बैंक्स और ड्यून्स, या टीले, या फिर वो कुछ टीलों के हिसाब से है, टीलों के शक्ल में है, और क्या है, नॉर्थ अरेबिया का ज़्यादातर एरिया जो है कवर किए हुए। द क्लासिकल टर्म इज़ अलबादिया, और नुफूद की जो क्लासिकल टर्म क्या है वो बादिया है, और समटाइम्स क्या है, दहना है। दो, लेकिन आगे चल के हम अध्ययना को एक स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। तो दो ड्राई एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल ओसिस, यानी कि कुछ मौक़ों के अलावा ज़्यादातर वहाँ पे सूखा ही रहता है। अनफूड रिसीव्स इन सम विंटर्स इनफ रेन टू कवर इट विद अ कारपेट ऑफ वर्ड्योर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पैराडाइज फॉर द कैमल एंड शीप ऑफ द वॉन्डरिंग बेडुइन। ये क्या है यहाँ पर फिर, कि ये नफूज जो है वो कुछ बारिश, जो नफूज है रिसीव्स सम विंटर इनफ रेन्स, यानी कि सर्दियों में कुछ बारिश यहाँ पे होती है, और वो क्या करती है, कारपेट ऑफ वर्ड्यूर, यानी कि वर्ड्यूर कहते हैं कि हरियाली, ग्रीनरी टाइप से, उससे जो है वो पूरा एक कारपेट टाइप से बन जाता है, जो कि कन्वर्ट इनटू द पैराडाइज फॉर कैमल, जो कि एक जन्नत में तब्दील हो जाता है ऊँटों के लिए और भेड़ों के लिए, और द वॉन्डरिंग विदिन, और घूमने फिरने वाले, यानी कि जो इस तरीके से बंजारे टाइप के दिन होते हैं उनके लिए। अमंग द फर्स्ट ऑफ द डजन यूरोपियंस हु हैव सक्सीड इन ट्रैवर्सिंग द नफूद। ट्रैवर्सिंग कहते हैं कि एक ऐसी जगह, यानी कि किसी एक जगह में उसको क्रॉस किया जाए या उसका पूरा ट्रैवल किया जाए, तो उस तरीके से। तो दर्जनों यूरोपियंस में जो लोग सक्सेस हुए हैं नफूद को पार करने में, उनमें सबसे पहले फ्रेंच अल्सातियन है, और फिर चार्ल्स हुबुर है 1878 में। फिर एक इंग्लिश डिप्लोमेटिस्ट एंड, यानी कि इंग्लिश सिफारतकार और शायर है, विल्फ्रेड एस ब्लंट 1879 में। उसके बाद क्या है, स्ट्रासबर्ग का एक मुस्तशरिक है जिसका नाम है जूलियस यूटिन 1883 में। इतने लोगों ने जो है ये नफूद को जो है पार किया है। इसके बाद आता है अध्ययना द रेड लैंड, पेपर में ये आ सकता है, द रेड लैंड
ये आया हुआ है द सरफेस ऑफ रेड सैंड यानी कि रेत लाल रेत एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट नफूद इन द नॉर्थ टू अरबुल खाली इन द साउथ। अगर पिछली वीडियो किसी को याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि ये क्या है, एक्सटेंड होती है, यानी कि गोया कि अरबुल खाली को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो नॉर्थ एरिया नफूद कहलाएगा, जो बीच का एरिया है वो दहना कहलाएगा, जो लास्ट का एरिया है वो अलहरा टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इस एरिया को जो जोड़ती हुई है यानी कि नफूस से एक्सटेंड होते हुए और अरबुल खाली से आगे जाते हुए, तो ये जो एरिया बीच का पड़ता है वो दहना होता है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज समटाइम्स डिस्टिंक्ट एज अलकाफ। और दहना का जो वेस्टर्न पार्ट यानी कि मगरबी हिस्सा जो है वो कभी कभी किस तरीके से जाना जाता है, अल अहकाफ यानी कि ड्यून लैंड। पेपर में सवाल आ चुका है, ड्यून लैंड अल अहकाफ। ऑन ओल्डर मैप्स दहना यूजुअली इंडिकेट अरबुल खाली। और अगर पुराने नक्शों पर देखें तो दहना को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, ज़्यादातर अरबुल खाली से। बिफोर बैटरम थॉमस नो यूरोपियन एवर वेंचर टू क्रॉस अरबुल खाली, नो मैंस लैंड ऑफ अरेबिया। बैटरम थॉमस से पहले किसी भी यूरोपियन ने अरबुल खाली को क्रॉस करने की, यानी कि नो मैंस लैंड ऑफ अरेबिया, यानी कि अरब का एक ऐसा इलाका जहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, और ये इसको अबूर करने की इस तरीके से जो कोई जगह होती है इसको नो मैंस लैंड कहते हैं। तो बैटरम थॉमस से पहले किसी ने भी अरबुल खाली को पार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। तीसरे अगर ज़मीन का एरिया बांटे तो वो अलहर्रा कहलाता है, असर ऑफ कॉरिगेटेड एंड फिसड लावाज ओवरलाइंग सैंडस्टोन, यानी कि सरफेस ऑफ कॉरिगेटेड यानी कि एक फटने वाला लावा, यानी कि जो लावा वगैरह होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, लावा ही बोलते होंगे, जो ज़मीन के अंदर से फटता है, वॉल्केनोज। ठीक है, इस तरह का एरिया है। लावाज ओवरलाइंग सैंडस्टोन यानी कि वो लावा वाला है, और उसके बाद जब लावा बह जाता है तो उसके जो काली वो पूरी राख टाइप की जो होती है, राख तो नहीं होती है वो, लेकिन वो काला होता है, स्टोन टाइप का बन जाता है, पूरा सख्त होता है, उस तरह का एरिया है पूरा। याकूत हम जानते हैं कि वो एक वो है माहिर जोग्राफिया है, उसने क्या किया है, लिस्ट नो लेस देन 30 सच हर्रात। उसने इस तरह के कम से कम 30 हर्रात यानी कि वॉल्केनोज जो है वो बयान किए हैं या लिस्ट किए हैं। द लास्ट वॉल्केनिक इरप्शन रिपोर्टेड बाय एन अरब हिस्टोरियन टुक प्लेस इन 1256। तो लास्ट इरप्शन जो उन्होंने रिपोर्ट किया है एक अरब हिस्टोरियन के ज़रिए, वो 1256 में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कंडीशन। अरेबिया इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट ऑफ कंट्रीज़, और मतलब गर्म ममालिक में से और सूखे ममालिक में से एक है अरेबिया। दो सैंडविच बिटवीन सीज ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, तो दो समंदरों के दरमियान जो है ये सैंडविच बना हुआ, यानी कि बीच में पड़ता है, ईस्ट की तरफ से भी समंदर है और वेस्ट की तरफ से समंदर है। एंड दोज बॉडीज़ ऑफ वाटर आर टू नैरो। अब ये जो दोनों तरफ से समंदर आता है, अगर हम नक्शा देखें तो नक्शे में देख के आपको समझ में आएगा, बीच में समंदर पड़ता है, लेकिन टू नैरो टू ब्रेक द क्लाइमेट कंटिन्यूटी ऑफ द अफ्रीको एशियन रेडलेस। अगर हम इन समंदरों को देखें अगर नक्शे पर, तो ये टू नैरो बहुत तंग है या तंग पड़ जाते हैं, टू ब्रेक द क्लाइमेट कंटिन्यूटी, यानी कि अफ्रीका और एशिया की तरफ से जो एक मौसम का जो एक मैसेज आता है उसको रोकने के लिए बहुत तंग पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो वहाँ की मौसम का असर जो है वो यहाँ पड़ता है। द ओशन ऑन द साउथ ऑन द ओशन ऑन द साउथ टू बी श्योर, ये 2 बार लिख गया है। तो ये मतलब ये है कि साउथ यानी कि जुनूब की जानिब से यकीनन जो है वो कुछ बारिश आती है, लेकिन समूम की वजह से। बट द साइमूम यानी समूम विच सीजनली लैशेस द लैंड लीव्स वेरी लिटिल मॉइस्चर फॉर द इंटीरियर। जब बाद समूम चलती है, यानी कि जब समूम हवा चलती है, सीजनली चलती है, लेकिन ये क्या करती है, बहुत ही थोड़ा ही मॉइस्चर यानी बहुत थोड़ी नमी ही ज़मीन में छोड़ देती है। द ब्रेसिंग एंड डिलाइटफुल ईस्ट विंड असबा, और जो बाद सबा है, हैज़ ऑलवेज प्रोवाइड अ फेवरेट थीम फॉर अरेबियन पोइट्स। बाद सबा जो कि मशरिक़ से चलती है, इसके बारे में हम लोग नात वगैरह भी सुनते हैं। ये मशरिक़ से चलती है, ये कैसी हवा होती है, ठंडी हवा होती है और खुश कर देने वाली होती है। तो इसने क्या किया, हमेशा ही अरेबियन पोइट्स के लिए एक बेहतर और एक पसंदीदा थीम प्रोवाइड की है शायरी कहने के लिए। तो पेपर के एतबार से यहाँ पे 2 चीज़ें अहम हो सकती हैं कि समूम कौन सी हवा है जो कि गर्म है, जो कि मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है, और सबा कौन सी हवा है, ये एक डिलाइटफुल हवा है जो कि मशरिक़ से चलती है। In Al-Hijaz, the birthplace of Islam, seasons of drought extending possibly over a period of 3 or more years are not unknown.
हिजाज़ या जहाँ पे इस्लाम की पैदाइश हुई है, यहाँ पे सूखे का मौसम ऐसा भी पॉसिबली मतलब रिपोर्ट हुआ है कि 3 या उससे कुछ ज़्यादा सालों तक के लिए भी रुका है। रेन स्टॉर्म्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वायलेंस में स्ट्राइक मक्का एंड अल मदीना एंड ओकेजनली थ्रेटन टू ओवरथ्रो द काबा, यानी कि और कभी कभी बारिश का जो तूफ़ान आता है उसका ड्यूरेशन मतलब इतना हार्ड हो जाता है या उसका वायलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि गोया कि वो मक्का या मदीना में यानी कि काबा को गोया कि काबा ढहने के कगार पे आ जाए, इस तरीके से भी कभी कभी लगा है, लेकिन हुआ नहीं है। ओनली इन यमन एल असीर आर देयर सफिशिएंट पीरियोडिक रेन्स टू वारंट सिस्टमेटिक कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल। सिर्फ और सिर्फ यमन यानी कि जो कि अरेबिया का साउथ एरिया है एंड असीर आर सफिशिएंट पीरियोडिक, सिर्फ इन्हीं जगह पे जो है वो एक वारंट सिस्टमेटिक कल्टिवेशन का जो एक निज़ाम है ज़मीन का वो चल पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सफिशिएंट बारिश होती है। सना द मॉडर्न कैपिटल ऑफ अल यमन, सना कौन सी जगह है या आजकल यमन का कैपिटल है। इस 7,000 फीट अबव द सीज, ये सी यानी सी से 77,000 फीट ऊंचा है और देयर फॉर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स ऑफ द पेनिनसुला। इसी वजह से पूरे पेनिनसुला में अगर कोई हेल्दीएस्ट और ब्यूटीफुल टाउन है तो वो यमन है। The 10th century geographer Al-Istakhri speaks of only one place in Al-Hijaz। अगर 10वीं सदी का एक जोग्राफ़र है अल-इस्तखरी, इसके बारे में पेपर पूछा जाता है। इस्तखरी के बारे में, ये जोग्राफ़र है, मशहूर जोग्राफ़र है। ये सिर्फ एक जगह के बारे में बताते हैं हिजाज़ में, जो कि ताइफ के नज़दीक एक पहाड़ है, वहाँ पर पानी जो है मुंजमद हो जाता है, यानी कि जम जाता है। और अल-हमदानी ये भी जोग्राफ़र है, ये क्या करते हैं, सना में एक जगह के बारे में जिक्र करते हैं कि वहाँ पानी जम जाता है। अब यहाँ की वेजिटेशन के बारे में, अल हिजाज इज़ रिच इन डेट्स, हिजाज में क्या है, खजूरों की भरमार है, या वो जगह जो है वो खजूरों से माला माल है, रिच इन डेट्स है। वीट ग्रोथ इन यमन, और गुंदम जो है वो यमन में उगती है, एंड सर्टेन ओसिस, और जहाँ जहाँ पे मतलब वैसी ज़मीनें हैं जो उगाने काबिल हैं, ओसिस वैसी ज़मीन होती है या वो जगह जहाँ पे पौधे उग जाते हैं। बार्ले इज़ कल्टिवेटेड फॉर हॉर्सेस, और बार्ले जो है वो हॉर्सेस के लिए उगाए जाते हैं। मिल यानी कि जौ, और मिलेट ग्रोज इन सर्टेन रीजन्स, या और बाजरे भी कुछ इलाकों में जहाँ वो उग सकती हैं वहाँ उगाए जाते हैं। एंड राइस इन ओमान एंड अल हसा, और चावलों का जो असल जगह है वो ओमान और हसा है। द कॉफ़ी प्लांट यानी कि कॉफ़ी का दरख्त, फॉर विच अल यमन इज़ नाउ फेमस, यमन क्या है इसके लिए आजकल फेमस है। वॉज इंट्रोड्यूस इनटू साउथ अरेबिया इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में जो है साउथ अरेबिया के अंदर ही कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे उन्होंने नाम जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम कहीं कहीं पे इसका नाम देखते हैं कि जिसका नाम खालिद नामी एक शख्स ने, जो अपनी बकरियाँ चलाया करता था, उसने कॉफ़ी प्लांट का जो है इजाद किया है। द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू दिस वाइन ऑफ इस्लाम इज़ इन द राइटिंग ऑफ 16th सेंचुरी। अगर हम 16वीं सदी के जो राइटिंग्स हैं अगर उसके अंदर हम देखें तो वाइन ऑफ इस्लाम के रेफरेंसेस मिलते हैं कॉफ़ी के ताल्लुक से। अमंग द अरेबियन फ्लोरा द डेट पाम ट्री इज़ क्वीन। अगर हम यहाँ के फ्लोरा की बात करें तो डेट पाम जो है यानी कि खजूर का दरख्त जो है वो क्वीन है इन सब में, और ये एक ऐसा खुशगवार फ्रूट है जो कि ऑलमोस्ट पूरे अरब में सब जगह है। द एनिमल्स किंगडम, और अगर फौना की बात करें तो जो एनिमल का किंगडम है उसमें पैंथर को नमीर कहा जाता है। मे भी पेपर में पूछ लें पैंथर को अरबी में क्या कहेंगे, नमीर। लेपर्ड फहद, हाइनाज यानी लकड़बग्गा, वॉल्स यानी कि भेड़िए, फॉक्सेस यानी लोमड़ी, लिजार्ड स्पेशली अज़ब। लिजार्ड में स्पेशली कौन सा है, अज़ब किस्म का जो लिजार्ड होता है वो। द मोस्ट कॉमन बर्ड्स आर द हुप, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन बर्ड है वहाँ पर वो कौन सा है, हुप यानी हुदहुद। लार्क यानी अबाबील, नाइटिंजल यानी कि बुलबुल, पीजेंस यानी कबूतर, एंड स्पेशीज ऑफ पार्ट्रिज, और चकोर, पार्ट्रिज कहते हैं चकोर को, एंड स्पेशीज ऑफ पार्ट्रिज यानी कि उसी की नस्ल का या उसी किस्म का कोई एक परिंदा है जिसको कि अरबी लिटरेचर में अलक़ता के नाम से जाना जाता है। उसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अरब के अंदर ये सारे परिंदे मिलते हैं। और अगर हम पालतू जानवरों की बात करें और डोमेस्टिक एनिमल्स, द प्रिंसिपल वंस आर द कैमल। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़फुल या उनके लिए है वो कैमल यानी ऊँट है। उसके बाद गधा है, द ऑर्डिनरी वॉच डॉग यानी कि आम रखवालिया कुत्ता है। द ग्रे हाउंड यानी कि शिकारी कुत्ते हैं जिनको कि सलूकी कहते हैं, ग्रे हाउंड सलूकी। द कैट बिल्ली, शीप भेड़ एंड बकरी। द म्यूल इज़ सेड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम इजिप्ट। ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल की हिजरत करने के बाद इजिप्ट से म्यूल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल को घोड़े से ज़्यादा खच्चर की सवारी पसंद थी। द अरेबियन हॉर्स, renowned as it has become in Muslim literature,
मुस्लिम लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इसके बारे में मिलता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने के बावजूद। द हॉर्स वॉज नेवरदलेस अ लेट इंपोर्टेशन इनटू एंशिएंट अरेबिया, लेकिन जो एंशिएंट अरेबिया के जो लोग थे वो इसके बारे में इन्होंने बहुत बाद में जाना। दिस एनिमल फॉर विच नज्द फेमस, और हॉर्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर जगह कौन सी है, वो नज्द है। वॉज नॉट नोन टू द अर्ली सेमेट्स, लेकिन जो पहले जो सामी नस्ल के अरबी कहलाते थे वो इसके बारे में नहीं जानते थे। इन अरेबिया द हॉर्स इज़ एन एनिमल ऑफ लग्जरी हुज फीडिंग एंड केयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रॉब्लम टू द मैन ऑफ द डिज़र्ट। अरब में हॉर्स हमेशा से एक लग्जरी के जानवर की अलामत के तौर पे रहा, यानी कि कोई मर्सिडीज़ कार रखे और ऑडी रखे इस तरीके से, या जिसके पास बहुत पैसा हो तो वो उसी में कोई महंगी चीज़ रखता है उस तरीके से। एंड घोड़ों को खिलाना और उसकी देखभाल करना यानी केयर हमेशा ही एक जो सहराई आदमी होता है उसके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे घोड़े को खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि ऊँट के खाने पीने का निज़ाम अल्लाह ने रिजर्व के हिसाब से बनाया है, लेकिन घोड़े का नहीं बनाया है इस तरह से। इट्स पोजेशन इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ वेल्थ, और इसको दौलत के तौर पे देखा जाता है। इट्स चीफ वैल्यू लाइज इन प्रोवाइडिंग टू स्पीड नेसेसरी। घोड़े की जो मरकज़ी वैल्यू है वो किसकी वजह से है, उसकी स्पीड की वजह से है। फॉर द सक्सेस ऑफ बिदुइन रेड, यानी गज़ू, यानी कि जब बदवी रेड पड़ती है यानी कि हमला, तो उसमें सक्सेस के लिए गज़ू यानी उसको गज़ू कहते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए भी जिसको जरीद कहते हैं उसके लिए भी घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, कोर्सिंग एंड हंटिंग और शिकारी वगैरह के लिए। अब आते हैं कैमल पर। इफ़ द हॉर्स इज़ द मोस्ट नॉबल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैन, भले से ही घोड़ा जो है वो एक आदमी की सबसे ज़्यादा तस्खीर चीज़ हो, उसके बावजूद भी द कैमल इज सर्टेनली फ्रॉम द नोमैड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एक चरवाहे या एक देहाती यानी कि नोमैड्स जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऊँट सबसे ज़्यादा यूज़फुल जानवर है। विदाउट इट द डिज़र्ट कुड नॉट बी कंसीव्ड एज अ हैबिटेबल प्लेस, और अगर ऊँट के बगैर जो है वो डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान जो है वो एक रहने लायक जगह नहीं उसको तस्वुर कर सकते हैं। द कैमल इज़ अ नोमैड्स नरिशर, जो ऊँट होता है वो नोमैड्स का ग़िज़ा फराहम करने वाला होता है। हिज व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमदोरफ़त के लिए का ज़रिया होता है। एंड हिज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ज़रिया मतलब रद्दबदल का ज़रिया होता है, यानी कि उसके एक्सचेंज में जो है लोग कुछ भी कर सकते हैं। द डोरी ऑफ द ब्राइड, और दुल्हन का जो जहेज़। द प्राइस ऑफ ब्लड, खून बहा। द प्रॉफिट ऑफ मैसीर, यानी कि जुआ का फ़ायदा। और द वेल्थ ऑफ अ शेख, और किसी शेख की जायदाद। ऑल ओवर कंप्यूटर इन टर्म ऑफ कैमल्स, इन सब को हम कैमल की शक्ल में जो है देख सकते हैं या उसका हिसाब कर सकते हैं। इट इज़ द बिदुइन्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन, ये यानी कि ऊँट जो है यहाँ पे इट्स मतलब ऊँटी है। ऊँट जो है वो मुसलसल साथी है एक देहाती आदमी का, एक बद्दू का। हिज ऑल्टर ईगो, और उसकी जो ईगो होती है उसका, यानी कि लोग जो उनके अंदर जो एक अना होती थी ना, यहाँ पे उसका जिक्र है। हिज फॉस्टर पेरेंट, और जो ऊँट होते हैं वो उसके कौन से पेरेंट्स हैं, फोस्टर पेरेंट्स हैं, जिसे जैसे गोद लेके जो पाल देते हैं या फिर मतलब सगे माँ बाप जो नहीं होते हैं उनको पालते हैं, उन्हें फोस्टर कहते हैं। ही ड्रिंक्स इट्स मिल्क, वो उसका दूध पीता है। इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी की जगह पर। ही फीस ऑन इट्स फ्लैश, उसका गोश्त खाते हैं। ही कवर्स हिमसेल्फ विद इट्स स्किन, और इसकी स्किन से जो है खुद को कवर करते हैं, और उसके बालों से जो है टेंट बनाते हैं, और उसके डंग को जो है एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी कि ईंधन बनाते हैं, यानी कि जलाने के लिए, खाना ना पकाने के लिए। एंड इट्स यूरिन एज अ हेयर टॉनिक, और उसके पेशाब को एज अ हेयर टॉनिक और दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू हिम द कैमल इज़ मोर देन द शिप ऑफ डिज़र्ट, कैमल को शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है, लेकिन एक अगर बद्दू के लिहाज से बात किया जाए तो उसके लिए वो शिप ऑफ द डिज़र्ट से भी बहुत ज़्यादा है, यानी खुराक भी फराहम कर रहा है, घर भी फराहम कर रहा है, कपड़े भी फराहम कर रहा है, सब कुछ है। इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ अल्लाह। दे रेफर दमसेल्फ एज अहलुल बईर, ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अहलुल बईर कहते हैं। द पीपल ऑफ द कैमल, अहलुल बईर का तर्जुमा क्या है, द पीपल ऑफ द कैमल। द कैलिफ उमर इज कोटेड एज हैविंग सेड द अरब प्रोस्पर्स ओनली वेयर द कैमल प्रोस्पर्स। हज़रत उमर ने ये कहा करते थे कि एक अरब वहीं पे खुशहाल हो सकता है जहाँ पे एक ऊँट खुश हो। ये सेकंड चैप्टर के जो जितने भी पॉइंट्स थे वो सब की सब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट बचा होगा, लेकिन मेरे वर्ड्स जो हैं वो एंड नहीं है।
और अपने तौर पे भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 के डाल दिए हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।